तो अभी एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप मुझे बताओगे कि ये हमारा पैरा 3 का सेल है या नहीं है। गौतम है, एक आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट का काम क्या होता है? पेंटिंग वगैरह करना, ठीक है ना। तो ये पेंटिंग कर रहा है, मस्त में बढ़िया बढ़िया पेंटिंग बना रहा है ऐसा, ठीक है ना। पेंटिंग बनाया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाया, ठीक है ना। पढ़ाई करता हुआ बच्चा है ये, ठीक है। गौतम एक आर्टिस्ट है, उसने अपॉइंट किया गंभीर को। तुमको पता है गौतम गंभीर कोई होता है? तो गौतम ने अपॉइंट किसको किया? और गंभीर कौन है? ऑक्शनियर है, मतलब वही करेगा, क्योंकि पेंटिंग का कोई स्टैंडर्ड एमआरपी नहीं होता। वो मार्केट में लेके जाएगा, ऑक्शन अरेंज करेगा, और फिर जैसे लोग बोली लगाएंगे वैसे पैसे मिलेंगे। गंभीर अरेंजेस फॉर ऑक्शन, आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर, द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड, पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। अब देखो आगे का समझो। द इनवॉइस फॉर सप्लाई, यही तो देखना था ना कि इनवॉइस कौन करने वाला है। द इनवॉइस फॉर सप्लाई इज इश्यूड बाय गंभीर, और गंभीर कौन था? एजेंट। तो जो बायर है उसको, ठीक है ना, बोलता है ऑन बिहाफ ऑफ गौतम बट ऑन हिज ओन नेम, एंड पेंटिंग इज डिलीवर्ड टू द सक्सेसफुल बिडर। खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू कर रहा है वो एजेंट, खुद के नाम पे इनवॉइस इश्यू कर रहा है। एजेंट बेच रहा है, एजेंट ने परचेस किया है क्या अभी? लेकिन नहीं। तो फिर एक सेल, एक ट्रांजैक्शन और मारना पड़ेगा आपको। अभी आइटम किसके बुक्स में रहेंगे? गौतम के बुक्स में रहेंगे। तो गौतम के बुक्स में से गंभीर के बुक में कैसे जाएगा? इनवॉइसिंग करके। तो इन दोनों के बीच में जो सेल हुआ उसको क्या मानना पड़ेगा हमें? डीम। तो डीम क्यों कर रहे हो सर? ये रियल सप्लाई है, तो गाड़ी में माल लोड हुआ और चला गया, क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन हुआ था। पैसे गंभीर ने गौतम को पैसे नहीं दिए थे जब माल उठाया था। तो समझ में आ रहा है आपको? In this scenario, Gambhir is not merely providing auctioneering services, but is supplying the painting on behalf of the Gautam to the bidder and has the authority to transfer the title. Title देने की authority है उसके पास on behalf of the Gautam. This scenario is covered in para 3 of schedule 1 of section 71C, transfer without consideration. समझ में आ रहा है? तो उसके लिए हमें क्या करना है फिर? अभी प्रिंसिपल टू एजेंट जब गया तो हमें इनवॉइस करना है। मतलब प्रिंसिपल क्या भरेगा उसके ऊपर? जीएसटी, और एजेंट उसके ऊपर क्या ले लेगा? आईटीएससी। बस उतना ही आपको समझना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। सीएनएफ एजेंट करके कुछ एजेंट होते हैं। सीएनएफ एजेंट के बिना आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। फॉरवर्डिंग एजेंट बोला जाता है उसको, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। लेकिन फॉरवर्डिंग एजेंट भी हम मार्केट में बोलते हैं। कस्टम्स में इंपोर्ट, देखो सबको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लॉ पता है क्या आपको? नहीं। तो एक एग्जाम होती है विच इज अ वेरी टफ एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। ऐसा मतलब जाना माना एग्जाम है वो। सीएनएफ एजेंट बनना पड़ता है। तो मुझे गुड सप्लाई करना है फॉरेन कंट्रीज को, लेकिन मुझे फॉरेन का लॉ नहीं पता। सबको पता है कि आपको इंडिया के लॉ नहीं पता, फॉरेन का कहां से पता चलेगा? तो पता, जो कोई आइटम आपके इंडिया से एक्सपोर्ट करना लीगल था, लेकिन उस कंट्री में इंपोर्ट करना इलीगल था, तो मर जाओगे ना रास्ते में। आपके ऊपर केस हो जाएगी कि इलीगल आइटम आपने कैसे उस कंट्री को डिलीवर किए। तो जो सीएनएफ एजेंट होते हैं ना, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्लोबल लॉ को समझना, ग्लोबल सिनेरियोस को समझना, क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, तो कौन से वाटर में से शिप जाना अलाउड है, कौन से इंटरनेशनल वाटर में से शिप जाना अलाउड नहीं है, कौन से दो देशों में वॉर चालू है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू नो एज अ सीएनएफ एजेंट। तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, आप एक्सपोर्टर का लाइसेंस लेते हो, लेकिन गुड सप्लाई करने के टाइम पे आपको कौन अपॉइंट करना पड़ता है? सीएनएफ एजेंट। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो आप गुड्स किसको दोगे? सीएनएफ। और एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कौन करेगा? सीएनएफ एजेंट। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? बाहर से गुड्स सीएनएफ एजेंट के पास आएंगे, सीएनएफ एजेंट किसको देगा? आपको। क्लियर है? तो बीच में आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बीच में एक नया पर्सन आ गया, उसका नाम क्या है? सीएनएफ एजेंट। ठीक है ना? फॉरवर्डिंग एजेंट बोलते हैं इसको, कस्टम्स का एजेंट। एग्जाम देके अपॉइंट होते हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया करियर है। अगर आप लोगों को किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये ले लो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज्यादा होती। कल अगर एक शिपमेंट गलत निकल गया, आपकी शिपमेंट में ड्रग्स निकल गया, आपकी शिपमेंट में ऐसा कुछ निकल गया, कीड़े लगा हुआ माल निकल गया, तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, सेलर की नहीं। अरेस्ट आपको होगा। जो भी पनिशमेंट होगी, जो भी फॉरेन कंट्री एक्शन लेगी वो आपके ऊपर लेगी। तो इसका कमीशन भी कैसे होगा? फिर ज्यादा होगा। नॉर्मल एजेंट से रिस्क, ए भाई जिंदगी में जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड है। ठीक है? समझ में आ रहा है? आप लोग अभी तक सक्सेसफुल बने ही नहीं इसलिए क्योंकि रिस्क लिया ही नहीं ना। मतलब समझ रहे हो ना? आप कंफर्ट में हो तो रहो रिस्क फ्री। तो सीएनएफ एजेंट और कमीशन एजेंट टेक्स पोजेशन ऑफ द गुड्स। पोजेशन तो लेनी पड़ेगी उसके पास फ्रॉम द प्रिंसिपल
एंड इश्यूज इनवॉइसेस इन ओन नेम, जब वो मार्केट में बेचता है कंडीशन ही वैसा है कि उसके नाम पे इनवॉइसिंग आगे जानी है। तो अभी किसने किसको गुड्स दिया होगा, प्रिंसिपल ने सीएनएफ एजेंट को गुड्स दिए, तो इन दोनों के बीच में जो सप्लाई हुआ उसको डीम सप्लाई मानना पड़ेगा क्या, बोलो ना यार। हाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि इनवॉइसिंग कौन कर रहा है भैया, अगर एजेंट इनवॉइस कर रहा है तो एजेंट इंडिपेंडेंट हो गया ना, तो प्रिंसिपल ने जो एजेंट को गुड्स दिए हैं उसको सेल मानना ही पड़ेगा, उसको सप्लाई मान, उसके बाद टाइटल होगा तो टाइटल ट्रांसफर करेगा। इन सच केस सीएनएफ कमीशन एजेंट इज द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। द डिस्क्लोजर एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमटेरियल। वो इनवॉइस के ऊपर प्रिंसिपल का नाम लिखा है कि नहीं लिखा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको गुड्स दिए, आपने मार्केट में इनवॉइसिंग अपने नाम पे किया, तो मैंने आपको जब दिए तो उसको सप्लाई मानना पड़ेगा, मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनवॉइस इशू करने की वो सारी करनी पड़ेगी, आपके पास उसका आईटी से आना चाहिए। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। रवि सेल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय यूटिलाइजिंग सर्विसेज ऑफ कवि। तो रवि कौन है, मेन सेलर है, और कवि यहां पे कौन हो गया, कमीशन एजेंट। अब होता कैसे आपको पता है, जो हमारे मुंबई में एक मार्केट है, नवी मुंबई में दाना मार्केट बोलते हैं उसको, जहां पे सारे पल्सेस का ट्रेडिंग होता है, ठीक है ना। फ्रूट्स मार्केट भी है, वेजिटेबल मार्केट, बहुत बड़े मार्केट, मतलब नॉर्मल मार्केट नहीं, जहां पे ट्रक का ट्रक बाय सेल होता है, पूरा एक ट्रक भर के टोमेटो आएगा, कोई तो बायर कोई तो व्यापारी पूरा ट्रक परचेस करेगा, वैसा वो वाला मार्केट। और रात को 2-3 बजे चालू होता है, सुबह 6 बजे तक बंद हो जाता है, क्योंकि 6 बजे तक माल वो खरीद के पूरे मुंबई सिटी में अभी उनको सप्लाई करना है। क्या सर आप डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हो मुंबई में जाके, तो अलाउड नहीं होता, वो इलीगल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ उनका सिस्टम है कि आपको एपीएमसी से ही सप्लाई करना पड़ता है, और आपको एपीएमसी में बेचना है तो आप डायरेक्टली एपीएमसी में अपना ट्रक नहीं लगा सकते, आपको एपीएमसी के किसी एजेंट को ही माल बेचना पड़ेगा, वो एजेंट आगे बेचेगा। इसके अगेंस्ट फार्म बिल आया था, फार्म बिल समझता है आपको, फार्म एक्ट आया था ना अभी बीच में, एग्रीकल्चर के 3 एक्ट आए थे, उसके अगेंस्ट था कि जहां पे डायरेक्टली फार्मर को मार्केट में मंडी में बेचने का राइट दिया गया था, लेकिन फार्मर लोगों ने प्रोटेस्ट करके वो राइट हटा दिया। कभी कभी लोगों को राइट नहीं चाहिए रहता है, पता नहीं क्यों, ठीक है ना। अच्छा हो जाता ना डायरेक्टली मार्केट में बेचते, तो जो कमीशन एजेंट देना था, कमीशन देना तो आपका हो जाता, लेकिन थोड़ा रिस्क है। अभी उसमें आप ये भी समझो कि व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापारी बायर होते हैं वहां पे आते हैं, वो इनको फार्मर को चुना लगा सकते थे, तो व्यापारी इसको चुना ना लगाए करके एजेंट इनको चुना लगाता है, लगता तो चुना ही है फार्मर, बट एजेंट क्या कैसा है, एजेंट के साथ थोड़ा वो कंफर्ट ज्यादा रहता है, और एजेंट का निगोशिएशन स्किल जो रहता है व्यापारी के साथ वो थोड़ा अच्छा रहता है, तो एजेंट एश्योर करता है, देखो हर चीज खराब नहीं है, बैड गुड दोनों है उसमें ना। एजेंट कैन निगोशिएट एक्चुअली अ बेटर प्राइस विद द बायर, क्योंकि एजेंट मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वहां पे प्राइस को गिरने नहीं देते एक लेवल के बाद, समझ में आ रहा है। तो वो मार्केट जो रहता है ना उसको एपीएमसी मार्केट बोलते हैं। कौन सा मार्केट बोलते हैं, जिस मार्केट में सारे गुड्स सुबह 3 बजे जमा होते हैं नवी मुंबई में और वहां से सेल होते हैं, वो मार्केट को एपीएमसी मार्केट बोला जाता है। वहां पे कोई कमीशन एजेंट है, कवि आइडेंटिटी, और वो कवि वहां का एजेंट है एपीएमसी मार्केट का। एपीएमसी का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इसका बहुत बोलते ना, जो एजेंट वहां पे एजेंट बनना आगे ना आसान नहीं है, क्योंकि आपका जितना फार्मर नहीं कमाता उससे ज्यादा तो वहां के एजेंट कमाते। क्यों, ऑब्वियसली यार, मतलब उनके पास बाइंग पावर है, ठीक है। कवि आइडेंटिफाई बायर एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ रवि फॉर विच चार्जेस द कमीशन फ्रॉम रवि। अभी देखना क्या है यहाँ पे, इनवॉइस कौन इशू करता है। अगर इनवॉइस रवि ने इशू किया तो उसको डीम सप्लाई नहीं बोलेंगे, लेकिन इनवॉइस अगर कवि ने इशू किया तो रवि और कवि के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसको डीम सप्लाई मानना पड़ेगा। तो गेम क्या है समझ में आ रहा है आपको, आइडेंटिफाई कैसे करना है कि इनवॉइस, अरे बहुत सिंपल करके बता रहा हूं, इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, एजेंट ने इनवॉइस इशू किया तो यहां पे फॉलो हो जाएगा, कहां पे 7(1)(c) में, ठीक है। एज पर एपीएमसी एक्ट द कमीशन एजेंट इज द पर्सन हु बाइज एंड सेल द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, facilitate buying and selling of agriculture produce on behalf of his principal and services by way of remuneration, commission or percentage upon the amount which percent upon the amount involved in such transaction. In this case invoice is issued by कवि, कवि ने किया ना, और कवि कौन था, तो मेन इनवॉइसिंग कौन करने वाला है, एजेंट करने वाला है। तो अभी बचा कौन, प्रिंसिपल टू एजेंट। जब माल गया तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, डीम सप्लाई बोलना ही पड़ेगा। क्लियर है,
क्योंकि उसको टाइटल ही कैसे जाएगा ना, कभी बेचेगा ही कैसे, कभी मालिक ही कैसे बनेगा, उसके पास क्या जानी चाहिए। रवि जब तक कभी कोई इनवॉइस नहीं करता तब तक कभी उस चीज का, गुड्स का ओनर ही नहीं बना, और ओनर नहीं बना तो वो सेल ही नहीं कर सकता। then he is an agent covered under para 3. However, in case where invoice is directly issued by Ravi, अगर वो भी बता रहे, अगर इनवॉइस किसने इशू किया, रवि ने, मतलब मेन प्रिंसिपल ने किया, तो कभी तो बीच में आया ही नहीं, फिर कभी ने खाली ओनर लाया, दिखाया, अपना कुछ कमीशन लेगा, निकल जाएगा, तुम दोनों अभी कर लो ट्रांजैक्शन जो कर रहे हो, मेरा रोल खत्म, ठीक है ना। अगर वैसा होगा तो बोलते फिर वो पैरा 3 का एजेंट नहीं है, मतलब वो डीम सप्लाई नहीं। तो हमने सीखा ही क्या, फिर हमने सीखा एकदम सिंपल सा चीज कि अगर एजेंट ने इनवॉइस इशू किया तो पैरा 3 में फॉल होगा, एजेंट ने अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो पैरा 3 में फॉल नहीं होगा। सर पैरा 3 में क्या फॉल होगा और क्या फॉल नहीं होगा? प्रिंसिपल ने जब एजेंट को गुड्स दिए, प्रिंसिपल के यहां से जब ट्रक निकला गुड्स भर के, इसके ऊपर जीएसटी भरोगे कि नहीं भरोगे, ये सवाल है। सवाल समझ में आ रहा है? पहले प्रिंसिपल से यहाँ की जब गाड़ी लोड हुई और एजेंट के यहाँ पे गई तो प्रिंसिपल आपको पूछ रहा है कि मैं इसके ऊपर जीएसटी भरूं या नहीं भरूं। आप क्लाइंट को क्या पूछोगे रिप्लाई में? सर इनवॉइस कौन इशू करेगा? जब एक्चुअल बायर को इनवॉइस जाएगा कौन इशू करेगा? एजेंट करेगा कि आप करोगे? वो बोलता है एजेंट को कोई पावर नहीं, इनवॉइस मैं इशू करूंगा, पैसे मैं लूंगा, एजेंट का खाली बायर आइडेंटिफाई करने का काम है। तो ये डीम सप्लाई नहीं है। जब आप एक्चुअली बिल इशू करोगे तब जीएसटी भर देना। वो बोलता है मैंने एजेंट को दे दिया ना, अब एजेंट ढूंढ लेगा, जो करना है एजेंट कर लेगा, प्राइसिंग वगैरह सब एजेंट फाइनल करेगा, मेरे को जो वो फाइनली सेल होगा तो मुझको खाली पैसे लाके दे देगा। अब आपके यहां से तो ट्रांसफर हो ही गया ना फिर ऑलमोस्ट, क्योंकि ये आपका डिपेंडेंट एजेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एजेंट है, अपने आप में वो खुद व्यापारी है। समझ में आ रहा है? तो जब आपके यहां से जब गुड्स वहां पे जाएगा और मार्केट में इनवॉइस एजेंट इशू करेगा तो आप दोनों के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन ना हो, सप्लाई तो मानना पड़ेगा। सर कंसिडरेशन होगा तो 7(1) में फॉल होगा, इतना बात करने की जरूरत ही नहीं थी। पैसे देके लेके चला गया, सर बिना पैसे लेकर गया तो 7(1) में बताना क्या है कि सप्लाई हो चुका है। मुझे आपको क्या बताना है? सप्लाई हो चुका है। पैसे आना और पैसे नहीं आने पे आपकी जीएसटी डिपेंड नहीं है, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, आपको इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी अपने एजेंट को। क्लियर है? एक नया यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इसको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अगर बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो, लेकिन बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ, खाली वर्ड का मतलब बता देता हूँ। एक एजेंट होता है हु इज नोन एज द डेल क्रेडर एजेंट। ये नाम सुना है आपने? बचपन में जिन्होंने फाउंडेशन किया उन्होंने सुना होगा डेल क्रेडर एजेंट। सर डेल क्रेडर एजेंट कौन होता है? कैन एनीबॉडी टेल मी हु इज द डेल नॉर्मल एजेंट? अभी मैंने आपको अलग अलग एजेंट बताया ना, आज एक सीएनएफ एजेंट बताया, आप समझो ना, जनरल नॉलेज तो लो ना। आप लॉ गया तेल लगाने, जनरल सीएनएफ कौन होता है? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कब यूज होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सीएनएफ कोई भी बन सकता है क्या? नहीं, सीएनएफ बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कस्टम्स का एक एग्जाम देना पड़ता है, तब आप एजेंट बनते हो। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो इनवॉइसिंग सीएनएफ के नाम पे होती है, नॉर्मल बायर और जो मेन फैक्ट्री वाला है उसके नाम पे इनवॉइसिंग नहीं होती। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के टाइम पे आपको सीएनएफ एजेंट बनाना पड़ता है। आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट डायरेक्टली एपीएमसी मार्केट में बेच सकते हो क्या? नहीं, तो आपको कौन सा एजेंट ढूंढना पड़ता है वहां पे? एपीएमसी मार्केट का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी का एजेंट ढूंढना पड़ता है, वो एजेंट वहां पे सेल करेगा। यहां तक क्लियर है? तो अभी नया एजेंट बता रहा हूं। नया एजेंट कौन है आज? अच्छा वो भी तो बताया कि बाइंग एजेंट भी होता है, और एक जनरल नॉलेज देखो ना कितना जा रहा है इस पूरे सेक्शन के थ्रू। बाइंग एजेंट भी होता है और सेलिंग एजेंट भी होता है। वैसा एक और एजेंट होता है मार्केट में जो इन सबका बाप होता है। ये जितने भी एजेंट की मैंने बात की ना, उन सबका बाप एजेंट होता है, और सबसे ज्यादा पैसा डेल क्रेडर कमाता है मार्केट में। तो ऐसा डेल क्रेडर क्या करता है? एग्जैक्टली तो भैया इसने जो बताया बहुत सही बताया, ठीक है ना। साक्षी पार्ट 2 ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स दिए थे और एजेंट ने डेटर्स को गुड्स दिए। डेटर मतलब एक्चुअली जो बायर है उसको गुड्स दिए। पैसे अभी दोनों तरीके से दिया जा सकता है, वो तो अकाउंटिंग का पार्ट हो गया, मैं वही बता रहा हूं ना। या तो डेटर डायरेक्टली एजेंट को पैसे देगा या एजेंट को बाईपास कर देगा डायरेक्टली। बात उसकी है कि ये सब कुछ अच्छा गया। अगर डेटर भाग गया तो, डेटर ने बैड डेट्स कर दिया तो, डेटर ने पैसे नहीं दिए तो, आइडेंटिफाई किसने किया था डेटर को? डेल क्रेडर का मार्केट में नाम इतना मजबूत होता है, डेल क्रेडर सीना ठोक के बोलता है अगर मैंने बायर लाया ना तो डिफॉल्ट नहीं करेगा साहब। फिर आप बोलते हो किया,
तो डिफॉल्ट तो कभी भी हो सकता है, किया उसको हार्ट अटैक आ सकता है, मर सकता है, उसके घर फैक्ट्री में आग लग सकती, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली नहीं करेगा डिफॉल्ट, लेकिन किया तो डेल क्रेडिट बोलता है मेरी मूछ काट के दे दूंगा। मैं बोलूंगा तेरी मूछ का मैं क्या बैंक बैलेंस बनाऊंगा? तेरी मूछ नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए भाई? मैंने गुड्स बेचे, मेरे को पैसा चाहिए। डेल क्रेडिट बोलता है अगर बायर ने पैसे नहीं दिए ना तो पैसे मैं दूंगा। तो आप बताओ, नॉर्मल एजेंट बोलता है कि देखो मेरा काम था एजेंट को अरेंज करना, एजेंट बोलता है मैंने बायर को अरेंज करना। अब पैसा देगा नहीं देगा, गुड्स सप्लाई करना है नहीं करना है, रिस्क आप देख लो सर। एक वो एजेंट है। डेल क्रेडिटर बोलता है सर इसको गुड्स दे दो, 90 डेज के क्रेडिट पीरियड पे दो, 90 डेज में अगर पैसा उसने नहीं दिया तो पैसा मैं दूंगा, आप टेंशन मत लो। तो ज्यादा कमीशन कौन लेगा? डेल क्रेडिटर एजेंट लेगा कि नॉर्मल एजेंट लेगा? कमीशन ज्यादा कौन लेगा? तो डेल क्रेडिटर एजेंट दो चीजों के पैसे ले रहा है, नॉर्मल एजेंट एक ही चीज के पैसे ले रहा है। ये खाली सेल ऑफ गुड्स के पैसे ले रहा है। ये सेल ऑफ गुड्स प्लस रिकवरी ऑफ मनी के पैसे ले रहा है। तो ये ऑब्वियसली डीसीए मार्केट में ज्यादा कमाता है। ये क्लियर है? अब डीसीए मार्केट में ज्यादा कमाता है कम कमाता है, उसका और हमारी थ्योरी का कोई लेना देना नहीं है। बात यहां पे हो रही है कि तुम अभी प्रिंसिपल हो, तुमने डीसीए को गुड्स दिए, ये डीम सप्लाई है या नहीं है? किसके ऊपर डिपेंड है? इनवॉइस। अगर डीसीए ने मार्केट में इनवॉइस इश्यू किया खुद के नाम से, तो तुम्हारे और डीसीए के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको डीम सप्लाई बोलूंगा। अगर डीसीए मार्केट में इनवॉइसिंग नहीं कर रहा, प्रिंसिपली मार्केट में इनवॉइस करने वाला है, तो इन दोनों के बीच में जो हुआ उसको डीम सप्लाई नहीं बोलूंगा। इतना याद रख लोगे क्या? बस, तो मेरा काम हो गया। मेरा थ्योरी चेंज नहीं हो रहा है, मुझे आपको खाली एडिशनल एक नॉलेज पढ़ाना था कि डीसीए क्या होता है, डीसीए क्या गारंटी लेता है रिकवरी ऑफ मनी के, और इसलिए वो हक से ज्यादा कमीशन भी आपसे चार्ज करता है। इनफैक्ट जितना मार्जिन मैन्युफैक्चरर नहीं कमाता ना, उससे ज्यादा डीसीए कमाता है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट से पैसे रिकवर करना इंपॉर्टेंट है। बेचने के लिए तो कोई भी बेचेगा। मैं गुड्स बनाऊंगा तो ऐसा कौन है जिसको गुड्स नहीं चाहिए? गुड्स तो सब ले लेंगे ना, गुड्स तो सबको चाहिए। बात गुड्स की नहीं है, बात है रिकवरी ऑफ मनी की। और डेल क्रेडिटर सीना ठोक के पैसा कमाता है, और सच में वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो जिसने एक्चुअली बाय किया और उसने पैसे नहीं दिए ना, उसका जीना हराम कर देते हो, लीगली इलीगली, वो सब उसका प्रॉब्लम है। उसका गांव घर सब पता होता है उसको, ठीक है? तो ये तो मार्केट है, ऐसा है, अलग अलग चीजें आप समझो।